नमस्कार दोस्तों। लिवरेज क्या होता है? क्या ये सिर्फ ट्रेडर्स को अफेक्ट करता है, ब्रोकर्स को अफेक्ट करता है, या सोसाइटी में और भी लोगों को अफेक्ट करता है? आइए आइए जानेंगे ये सब कुछ, और लिवरेज कम करने के और ज्यादा करने के सोसाइटी में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो भी जानेंगे आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट में। दोस्तों, सरल भाषा में बात करें तो लिवरेज कुछ नहीं है। जब आप अपने काम के लिए किसी और से लोन लेते हो तो वो लिवरेज है। अगर आप घर बनाना चाहते हो, फ्लैट खरीदना चाहते हो, आप बैंक से या एनबीएफसी से लोन लेते हो तो वो लिवरेज है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप बैंक से लोन लेते हो तो वो लिवरेज है। अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में देखेंगे तो 100 में से 90 कंपनियां लिवरेज पे चल रही हैं। अगर वो 20-30% का मुनाफा देती हैं साल का, तो उनकी बैलेंस शीट में बहुत तगड़ा लोन का कंपोनेंट होता है। वो बैंक के पैसों से, बैंक का लोन लेके, उसको इस्तेमाल करके प्रोडक्टिवली और उस पैसे से और पैसा बनाती हैं और आपको प्रॉफिट दिखाती हैं। वो लिवरेज है। सोसाइटी का दुर्भाग्य है दोस्तों कि जिसके पास वेयर विदॉल है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास पहुंच है, उसे तो ये लोन मिल जाता है, उसे तो ये लिवरेज मिल जाता है। विजय माल्या को मिल जाता है, चौकसी को मिल जाता है। इन सभी लोगों ने शुरुआत करी थी बैंक से एक लेजिटिमेट लोन लेके। तरह तरह के लोन होते हैं, बायर्स क्रेडिट होता है, सप्लायर्स क्रेडिट होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है। लोन के भी कम से कम 200-300 तरीके होते हैं दोस्त। और इन्होंने शुरुआत करी थी उन लेजिटिमेट लीगल तरीकों से लोन लेके। लोन लेते गए, उसको अपने बिजनेस में लगाते गए और बिजनेस को बढ़ाते गए। यहां तक कि जब आप कंपनियों का टेक ओवर कर रहे होते हैं, वो भी लेवरेज टेक ओवर होता है। आप पैसा किसी और से उधार ले लीजिए और बड़ी से बड़ी कंपनी को खरीद लीजिए, और बाद में जब कंपनी आपकी हो गई तो उसका कैश यूज करके, उसकी बैलेंस शीट यूज करके वो पुराना उधार चुका दीजिए। लेवरेज बाई आउट, टेक ओवर, होस्टाइल टेक ओवर भी ऐसे होता है। तो जो पहुंच वाले लोग हैं उनको पैसा मिलता रहता है। लेकिन आज हम लोग 3 ऐसी कहानियों को सुनेंगे जो मैंने अपनी जिंदगी में नजदीक से देखा है, कि जब गरीब आदमी को पैसे की जरूरत होती है, जब गरीब आदमी को लेवरेज की जरूरत होती है, तो उस पर क्या बीतती है। आपको अगर पता होगा कि इंडिया अभी अपने जो पियर्स हैं, जो अपने आसपास के देश हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या बाकी के पैरामीटर्स में, उसमें इंडिया बैंकिंग के मामले में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। यानी कि बड़े शहरों को छोड़ के छोटे शहरों में बैंक्स जो है पहुंचे नहीं है अभी तक। पहुंचने का मतलब ये नहीं कि किसी का खाता खुला है उसमें 100 रुपए हैं। जब लोगों को, आपको पता ही होगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारी, जब लोगों को लोन चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, तो बैंक्स उनको लोन नहीं देते। बैंक सिर्फ उनको लोन देते हैं, एनबीएफसी केवल उनको लोन देती हैं जिनको जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छी नौकरी है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, हर क्रेडिट कार्ड वाला आपके पास पहुंचेगा, क्रेडिट कार्ड ले लो। क्रेडिट कार्ड भी एक लिवरेज है, वो भी एक तरीके का लोन की कैटेगरी में आता है। उसमें भी अलग अलग पर्सनल लोन ले लो, स्पॉट लोन ले लो, मतलब तुरंत ले लो लोन। लेकिन जिसको पैसे की जरूरत है, तो भारत जो है, हमारा देश जो है, वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है बैंकिंग के मामले में। उस मामले में हमारी सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे इस पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए। वो जरूरी क्यों है? जब गांव में किसी को जरूरत होती है पैसे की, उसकी फसल खराब हो गई, या उसकी बेटी की शादी है, या उसको अपने बेटे को पढ़ाना है, वो गरीबी के चंगुल से छूटना चाहता है और अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है शहर में, उसे लोन चाहिए, तो बैंक नहीं होता है लोन देने के लिए। ये हमारे देश की सच्चाई है। तो वो मनी लेंडर्स के पास जाता है। इंग्लिश में उसको लोन शार्क्स बोलते हैं। शार्क आपने देखी होगी ना, उसका तो मुझे हिंदी वर्ड आता नहीं है। बहुत बड़ी मछली होती है वो, उसके मुंह में अगर आपका कोई अंग आ गया, हाथ आ गया, पैर आ गया, तो आप छूट नहीं सकते हो दोस्तों। वो आपको घुमा घुमा के खा जाएगी। तो लोन शार्क बोलते हैं उन्हें। वो आपको बहुत ही इजी टर्म्स पे लोन देते हैं। कोई कोलेटरल नहीं चाहिए होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। आप जाइए, उनसे पैसे ले लीजिए, और जनरली जो 2 या 3% पर मंथ उनके चार्जेस होते हैं, जो कि सालाना अगर हम सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करें तो 25% या 35% के आसपास सालाना आपको इंटरेस्ट पे करना है। और उनकी कंडीशन ये होती है कि जब तक आप मूलधन वापस नहीं करोगे, जब तक आप प्रिंसिपल वापस नहीं करोगे, आपको इंटरेस्ट पे करते रहना हर महीने।
धीरे 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 आप, अब चूंकि 35% पर एनम आपको, जिन जिन लोगों को कंपाउंडिंग पता होगी, अगर 2-4 साल निकल गया तो उसके बाद तो वो इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, कि आप नहीं चुका पाओगे, आपके बच्चे नहीं चुका पाएंगे, उनके बच्चे भी नहीं चुका पाएंगे। तो ये एक गरीब की हालत होती है। और गरीब का कैसा है कि इंडिया साइक्लिकल होता है, मानसून के मामले में कोई फॉल बैक मैकेनिज्म नहीं होता है, ज्यादातर लोगों के पास छोटी मोटी जमीन होती है, तो कभी ना कभी आपदा आती है, लोन लेना पड़ता है, लेवरेज लेना पड़ता है, और उसमें वो फंस जाते हैं। वो क्यों फंसते हैं? क्योंकि बैंक्स जो है उनको लोन देने को अभी रेडी नहीं है। हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है पेनिट्रेशन बढ़ाने का, खासकर पिछले 7-8 सालों में बहुत प्रयास हुआ है दोस्तों। क्यों हुआ है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको मेन स्ट्रीम में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लोगों को लाना है, तो उन्हें आपको लेवरेज देना पड़ेगा, उनके हाथ में आपको पैसे देने पड़ेंगे, उन पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो पैसा लेके गांजा नहीं फूकेंगे। उनको जरूरत है, उस पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज करते हैं। अगर आपको सोसाइटी से ये इनइक्वालिटी हटानी है, ये डिवाइड हटाना है, तो आपको गरीब के हाथ में भी पैसा देना पड़ेगा। मैं चैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी सरकार 60,000 करोड़ मनरेगा का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, कुकिंग गैस का करती है, यूरिया सब्सिडी करती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे प्रोडक्टिविटी के लिए लोन की बात हो रही है, तो वो एक लेवरेज की कहानी हो गई। पहला पार्ट आपको बताया कि गरीब को जब चाहिए तो उसके पास पैसा नहीं है। दूसरे, आपको मैं अपने रियल लाइफ से देखी हुई एक स्टोरी बताता हूं आपको। बहुत साल पहले की बात है कि अगर आप दादर में हो और आपके जेब में एक भी पैसा नहीं है और आप पैसा कमाना चाहते हो, दादर मुंबई में, मेरे ख्याल है 20 साल पहले की बात है, तो आप जाओ दादर की सब्जी मंडी सुबह सुबह, और वहां पे लोन शार्क होते हैं, वहां पे मनी लेंडर होते हैं। वो आपको 100 रुपए देंगे, मतलब एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, 100 रुपए में से 99 रुपए देंगे। 1% इंटरेस्ट होता है उनका, 1%, सिर्फ 1%। आप उनसे पैसे ले लो, थोड़ी जान पहचान होनी जरूरी है, किसी पॉलिटिकल वर्कर के थ्रू या सोशल वर्कर के थ्रू उनके पास जाओ, उनसे पैसे ले लो। तो आपने समझो 10,000 ले लिए या 1,000 ले लिए, जितने भी आपकी क्षमता है आपने ले लिया, और आप उससे सब्जी खरीदो या फूल खरीदो, जो भी आपको खरीदना है खरीदो, और उसको जाके मुंबई में कहीं भी बेचाओ। लोकल ट्रेन से चले जाओ या अपने व्हीकल से चले जाओ, जहां भी आपको लगता है प्राइस का डिस्पैरिटी होती है जगह जगह सब्जियों में, आप जाके बेचाओ। दादर की मंडी से सब्जी उठाओ, समझो आपने 10,000 की सब्जी उठाई, और उसको कहीं भी जाके बेचाओ, शाम को आके उनको पैसे वापस कर दो और 1% इंटरेस्ट दे दो। तो देने वाले को 360% पर एनम मिल गया। 1% पर डे का है दोस्तों। वो गरीब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको वो लेवरेज चाहिए ही चाहिए अगर पैसे कमाने हैं तो। और ये लोन शार्क्स पनपते क्यों हैं? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का मैकेनिज्म उनके हाथ में अवेलेबल नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर शुरू ही करता है डिस्ट्रस्ट से, उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, अरे ये तो गरीब आदमी है, पैसे लेके भाग जाएगा, ये तो ब्लो अप कर देगा, ये इससे सब्जी बिकेगी नहीं। तो वो फंसते हैं लोन शार्क के चक्कर में, और उसके बाद उनको 360% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। वो रोज गरीब आदमी सब्जी उठाता है सुबह उसी पैसे से, और सब्जी बेचता है, शाम को आता है और वो पैसे वापस कर देता है। अब इसमें नहीं जाएंगे कि जो शाम को नहीं वापस कर पाता है उसका क्या हाल होता है, उस कहानी का वो आपने मूवीज में काफी देखा हुआ है, तो उस बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। लेकिन वो मूवीज बनती इसीलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो स्ट्रक्चर्ड लोन है, जो स्ट्रक्चर्ड लेवरेज है, वो छोटे प्लेयर्स को अवेलेबल नहीं है दोस्तों। अब एक तीसरे एग्जाम्पल में जाते हैं, जो भी, ये भी तीसरा एग्जाम्पल भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये भी 20 साल पुराना ही है दोस्तों। मैंने पहली जो इंटर्नशिप करी थी वो एक छोटी सी पीएमएस फर्म थी जिसमें 6 लोग थे। एक बहुत मीडियम साइज के आप बोल लो ट्रेडर थे, और उनका स्टाफ था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, 2 और इंटर्न थे। हम लोग मोस्टली इनपुटिंग का और रिकंसिलिएशन का काम करते थे वहां पे। तो हमारी कनॉट प्लेस में उनका ऑफिस था दिल्ली में, और सुबह 9 से रात के 9 बजे तक बैठते थे, और बड़ा मजा आता था क्योंकि वहीं पे इतनी गर्मी में, मैं उस टाइम जिया सराय में रहता था दिल्ली में, तो उतनी गर्मी में उनके यहाँ एसी जो है बहुत बड़ी चीज थी, तो हम एसी में बैठे रहते थे रात को 9 बजे 10 बजे, और फिर वहां से काके का ढाबा और वो सब ढाबों वगैरह पे खाना खा के वापस आ जाते थे। ये हमारा डेली का रूटीन होता था। तो उनका कुछ पोर्टफोलियो, कुछ 100 करोड़ वो अपना मैनेज करते थे, और 100 करोड़ अपना बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उनका मैनेज करते थे। कभी उनसे ज्यादा बात नहीं होती थी, बहुत अच्छा स्वभाव था उनका, बहुत कम बोलते थे, और अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बताते नहीं थे। 200 करोड़ रुपए इधर से उधर कर देते थे फोन पर मोस्टली,
लेकिन कभी किसी को कुछ बताते नहीं थे हम लोगों को, और इतने बड़े आदमी थे तो पूछने की हिम्मत, हालांकि उनकी उम्र 40-45 साल ही होगी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। आज से 20 साल पहले की बात है, 2002-2003 की बात है। तो उनके सीए से एक बार बात हो रही थी, हम लोग ऐसे एक ढाबे पे डिनर कर रहे थे पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद। तो सीए ने हमको बताया कि सर जो है लेवरेज का एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाते हैं। आप में से जो लोग एनसीआर के हैं उनको पता होगा कि 2002 से लेके 2007-8 तक का जो दौर था वो रियल स्टेट का गोल्डन पीरियड था एनसीआर में। तो उनके जो हमारे बॉस थे, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि वो लोग क्या करते थे कि उनके दो तीन दोस्त और वो लोग मिलके जो ये पीएमएस चला रहे थे, वो लोग पेपर में इश्तेहार देते थे कि एक उसमें बताते थे कि हम ग्रेटर नोएडा में या फरीदाबाद में या गुड़गांव में हम ये प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं, इसमें क्लब हाउस होगा, इसमें स्विमिंग पूल होगा, इसमें सब कुछ होगा, इसमें या सारा कुछ होगा। और उसके प्री लॉन्च, पहले एक वर्ड चलता था प्री लॉन्च। मैं तो कभी रियल एस्टेट इन्वेस्ट नहीं किया तो मुझे पता नहीं कि अभी वो प्री लॉन्च चलता है कि नहीं रेरा के आने के बाद, लेकिन प्री लॉन्च की जैसे ही एडवर्टीजमेंट चलती थी, आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्त, वो दौर ऐसा था, जो मैनिया ऐसा था, ट्यूलिप मैनिया से भी बड़ा मैनिया था, वो बिटकॉइन मैनिया से भी बड़ा मैनिया था। और प्री लॉन्च का बुकिंग अमाउंट जनरली 2 या 3 लाख रुपए होता था। और अगर 1000 फ्लैट का उन्होंने टाउनशिप प्लान करी है तो वो 5-6 दिन में ही भर जाता था। 2-2 लाख हर एप्लीकेंट देता था। और ये प्री लॉन्च की बात हो रही है, कोई नक्शा नहीं पास हुआ है, कोई जमीन भी नहीं खरीदी है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर का इश्तिहार है, और उसके बेसिस पे लोग पूरे बुकिंग करा लेते थे। 2 लाख इंटू 1000। अब पैसे आ गए और वो लोग अकाउंट को इधर से उधर घुमाते थे, और उस पैसे को वो लोग शेयर बाजार में लगाते थे, उस पैसे को वो लोग अपना लेवरेज करके यूज करते थे। 2-2 लाख लिए और 1000 फ्लैट के नाम पे बुक कर लिया, जो कि 20 करोड़ रुपए हो गए। फर्ज कीजिए, आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आज आप सोचोगे कि ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल लग रहा है, रेरा आ गया, नक्शा पास कराओ और बड़ी चीजें हैं और लिटिगेशन है। दोस्त, 20 साल पहले ये सब नहीं था। जो लोग पुराने हैं मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में पुराने हैं, उनको पता होगा प्री लॉन्च करके बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, और हर न्यूज़पेपर में 7-8 पन्ने जो है वो प्री लॉन्च के हुआ करते थे। और कोई बड़ा प्लेयर होने की भी जरूरत नहीं है, कोई बस एक फैंसी सा नाम होना चाहिए और प्री लॉन्च होना चाहिए। तो प्री लॉन्च में 5-6 दिन में 20 करोड़ रुपए आ गए, इन्होंने इकट्ठे कर लिए। ये उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते थे, अपने लिवरेज की तरीके से यूज करते थे शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट की उनको अच्छा नॉलेज था, उसको यूज करते थे, उस पैसे को थोड़ा बढ़ा लेते थे, 15%, 20%, 30%, 6 महीने में उनके पास आ जाता था उस 20 करोड़ रुपए पे, जो उन्होंने प्री लॉन्च के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे लोगों से इकट्ठा किए थे। उसके बाद 6 महीने के बाद वो सभी एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म कर देते थे कि हमारा नक्शा पास नहीं हुआ, आप अपना अपना पैसा 12% इंटरेस्ट के हिसाब से वापस ले लो। और सारे एप्लीकेंट को वो 2-2 लाख रुपए प्लस 12% इंटरेस्ट वापस कर देते थे। किसी के साथ कोई जालसाजी नहीं, सारा एप्लीकेंट को पैसा वापस कर दिया। भाई एप्लीकेंट को भी लगता था कि चलो नक्शा नहीं पास हुआ, अच्छा बिल्डर है, मेरा सारा का सारा पैसा वापस कर दिया। उन्होंने तो उस पैसे पे, जो दूसरे का पैसा था, 30 से 40% 6 महीने के अंदर बना लिया। राइट? दूसरे के पैसे को यूज किया। जैसे मैंने बताया ना, लिवरेज क्या होता है, आप दूसरे के पैसे से अपना काम करते हो, बैंक के पैसे से, ब्रोकर के पैसे से अपना काम करते हो। तो ये आपको कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर्ड लेवरेज नहीं होता है, जो हमारी गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट है, जो हमारा शेयर मार्केट चला आ रहा है या कमोडिटी मार्केट चला आ रहा है, ये रुकना नहीं है। इंडिया में अगले 10 साल में, 20 साल में ये इससे 100 गुना बड़ा होने वाला है, सभी को पता है। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड लेवरेज को सडनली 50 गुना से, 20 गुना से जीरो पे ले आओगे, तो अंडर द टेबल, अंडर द कारपेट बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों, जो कि सरकार को पता होंगी, बट वो इलीगल होंगी। उसमें फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। फेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होता है, जिसमें एक पार्टी वीक होती है और एक पार्टी स्ट्रांग होती है। जैसे मैंने दादर की मंडी का बताया ना, जो मनी लेंडर है उसके पास मसल पावर होती है, और जो पैसा ले रहा है, जो गरीब है, वो फेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिमिलरली गांव वाला जो एग्जांपल दिया, तो ये जो एकदम से आप लेवल जीरो कर दोगे, ब्रेक लगा दोगे, तो ये फेयर डील नहीं होगी। जो बाहर, जो पहले लोगों को पता होगा, डब्बा सिस्टम फिर से आ जाएगा।
बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वो 89, 90, 91 वाला डब्बा सिस्टम खत्म किया था, बड़े रिफॉर्म्स लाए थे, जो 21-21 दिन बाद सेटलमेंट होता था, शेयर्स जो है वो कर्जे में दिए जाते थे, बहुत कुछ होता था जो कि हमने धीरे धीरे बंद किया, डिजिटल वर्ल्ड में बढ़े, बहुत प्रोग्रेसिव हुए। लेकिन ये सब कुछ वापस हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया लेवरेज पे, जो कि ऑक्सीजन है इस मार्केट का। और इस वीडियो के थ्रू आपको यही चीज समझाना चाहता हूं कि मार्केट में पैसा फिर भी आएगा, लोग लेवरेज फिर भी लेंगे, लेकिन लोग पर्सनल लोन का मिसयूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड लोन का मिसयूज करेंगे, हाउसिंग लोन का मिसयूज करेंगे, बिजनेस लोन का मिसयूज करेंगे, इलीगल ऑफ मार्केट लोन लेंगे जो लोन शार्क से लिया जाता है, अपना गोल्ड गिरवी कर रख के आएंगे मार्केट में। और इस मार्केट में इससे होगा क्या, वो एक्सेसिव हाई इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट इज वन थिंग। अगर किसी ऐसे के मत्थे पड़ गए जो लोन शार्क के मत्थे पड़ गए, जब फेयर डील नहीं मिली, तो उनका भले वो ट्रेडिंग में अच्छे हो, उनका ओरिजिनल पैसा बर्बाद हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये बहुत ही रेग्रेसिव रिफॉर्म है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो अच्छा, मैं इससे पहले आपको बता दूं, जो मैंने वो प्रॉपर्टी वाला रेरा वाला एग्जांपल दिया था, उसमें उसमें जो बायर है जिसने प्री लॉन्च बुक किया, उसका भी एक रिस्क होता है। हालांकि उसने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया, लेकिन उसका रिस्क क्या होता है कि भाई बिल्डर ने पैसा सारा शेयर मार्केट में लगा दिया 20 करोड़, अगर अचानक से क्रैश आ जाता है तो बिल्डर जो है पैसा रिटर्न करने की पोजीशन में नहीं रहता है। लेवरेज का तो मतलब ही यही है, राइट। तो कहने का मतलब, इस जो छोटी सी बात आपको कहना चाह रहा हूं कि जिसने हाउसिंग सोसाइटी में प्री लॉन्च में बुक कराया गुड फेथ में, उसका शेयर मार्केट से लेवरेज से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो भी भुक्तभोगी बन रहा है। तो इस वीडियो में यह भी बताना चाहता हूं कि लेवरेज जब आप जीरो करोगे तो सोसाइटी में बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में जब भी कोई बड़ा स्कैम होता है, कोई बड़ा भूचाल आता है, तो वो केवल उन्हीं लोगों से सीमित नहीं रहता है जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके वाइडर रेपरकशंस होते हैं, तो वो होंगे। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो मैंने सेबी का जो न्यू मार्जिन रूल है उसके बारे में एक वीडियो और बनाया था पहले, कि इससे असली फायदा किसको होने वाला है। रिटेल को तो नहीं होने वाला है, वो तो आप समझ ही रहे होगे, राइट। तो असली फायदा किसको होने वाला है वो उस वीडियो में आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखिए। और आपकी क्या राय है इस जो मैंने अभी वीडियो बनाया और आपको जो लेवरेज के बारे में बताया, क्या राय है वो कमेंट में डालिए। एक चीज और दोस्तों की मैं देखता हूं कि मेरा वीडियो लोग बहुत पसंद करते हैं, कमेंट्स में भी बोलते हैं, डीएम में भी बोलते हैं, लेकिन देखने वालों में से सिर्फ 20% लोग सब्सक्राइब करते हैं। बाकी 80% में एक बहुत बड़ा तबका मेरे हिसाब से है जो भूल जाता है। तो दोस्तों अपना अंगूठा यूज करिए, अंगूठे को या इंडेक्स फिंगर को यूज करिए और वो सब्सक्राइब बटन अभी दबाइए। हाँ हाँ, वही 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 लाल वाला बटन, हाँ वो दबा दीजिए। बहुत बड़ा फेवर है, बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है, इससे मेरा वीडियो ज्यादा लोगों को देखने को मिलेगा और मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।